नमस्कार, न्यूज इंडिया पर देवभूमि का स्पेशल सेगमेंट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑनलाइन जरिए से जुड़े थे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कई अहम एजेंडों पर चर्चा की गई है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? मध्य क्षेत्र परिषद की ये बैठक हुई थी जिसमें कई अहम फैसलों पर चर्चा हुई है। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से मध्य क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया, उत्तराखंड को इसकी प्राथमिकता दी गई। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने करी, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अगर बात करें ऑनलाइन से जो जुड़े थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये दोनों मुख्यमंत्री ऑनलाइन जुड़े हुए थे। अगर बात करें इस समय जिस तरीके से प्रस्ताव कई पारित हुए हैं, जिसमें सीमांत क्षेत्र में किस तरीके से पलायन को रोका जाए, उत्तराखंड में किस तरीके से पलायन को रोका जाए, साथ ही साथ अगर बात करें कि जो नदी की सीमा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई ऐसे मुद्दे हैं जो पलायन से जुड़े हुए हैं, जो ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जुड़ी हुई है, उन पे किस प्रकार से साफ फोकस किया जाए। इसके अलावा जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उनको जन जन तक किस प्रकार से पहुंचाया जाए, क्योंकि उत्तराखंड काफी चीन से जुड़ा हुआ जो बॉर्डर कहा जाता है, पिथौरागढ़ की अगर बात करें या अगर बात करें माड़ा गांव की अगर बात करें, तो वहां तक योजनाएं जन जन तक, बीजेपी की जो केंद्र की योजना है वो जन जन तक किस प्रकार से पहुंच सके, इसको लेकर के काफी बड़ा एजेंडा प्रस्ताव रखा गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीधे रुख करेंगे, अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं तमाम दर्शकों को सुनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 75 साल में हमने हमारी डेमोक्रेसी के रूट्स पाताल से भी गहरे प्रस्तापित किए, सफलतापूर्वक प्रस्तापित किए। परंतु ये 75 साल से 100 साल, 15 अगस्त 2047 जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, उसको उन्होंने अमृत काल का नाम दिया है। ये अमृत काल की यात्रा समग्र भारत के हर नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी जी ने हम सबके सामने अमृतकाल को संकल्प को सिद्ध करने के समय के रूप में रखा है। उन्होंने लक्ष्य रखा है कि जब इस देश की आजादी शताब्दी मनाई जाएगी 15 अगस्त 2047 में, उस वक्त हर एक क्षेत्र के अंदर विश्व भर में भारत सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत का निर्माण हमने किया। और अगर ये करना है, उसको सिद्ध करना है, तो हर क्षेत्र के अंदर परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। परंतु इसकी पहली शर्त है कि भारत के अंदर कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और हमारी सीमाओं की सुरक्षा को चौबंद करना पड़ेगा। जहां तक आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा ठीक नहीं कर सकते, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। विकास के सारे पैमानों की पहली शर्त है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो, कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो। और इसके लिए आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर ढेर सारे परिवर्तन भारत सरकार के गृह विभाग ने किए हैं। और ये जो समय अब से शुरू हो रहा है, अमृतकाल की शुरुआत से,
वो परिवर्तनों को जमीन पर उतारने का और इसके सुफल देश को देने का समय है। तो इस दृष्टि से पुलिस कांग्रेस जो है, पुलिस विज्ञान कांग्रेस जो है, इसका बहुत महत्व है। मैं थोड़े समय के बाद आपको बताऊंगा कि ढेर सारे परिवर्तन हमने 2019 से लेकर 2023 तक करे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय से लेकर अंतिम पुलिस थाने तक इसको जमीन पर उतारने का पूरा खाका ये आने वाली पुलिस कांग्रेस के अंदर आप लोगों के सामने रखा जाएगा। ये पुलिस कांग्रेस के अंदर 6 विषय आप लोगों ने निर्धारित किए हैं। 5G युग में पुलिसिंग, नारकोटिक्स, एक गेम चेंजिंग दृष्टिकोण, सोशल मीडिया की चुनौतियां, सामुदायिक पुलिसिंग, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, पुलिस और सीएपीएफ के बीच में समन्वय, मतलब सीमाओं की सुरक्षा। ये सारे विषय एक प्रकार से आंतरिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था और सीमाओं की सुरक्षा को इन टोटो कंप्लीट कवर करने वाले विषय हैं। और ये 6 के 6 विषय अगर हम ढंग से नीचे तक ले जाते हैं तो हमारे सामने जो लक्ष्य रखा है वो हम पूरा कर पाएंगे। काल के अंदर हिंसक घटनाएं 10 साल में 33,200 थी। ये तीनों हॉटस्पॉट पर 33,200 हिंसक घटनाएं थी। और 2014 से 29 के 9 साल के अंदर, 2014 से 23 के 9 साल के अंदर 10 साल की 33,200 के सामने 12,358 ही हिंसक घटनाएं हुई। और कुल मृत्यु सिक्योरिटी पर्सोनल और नागरिकों की मृत्यु 11,947 10 साल के अंदर हुए थे। और 9 साल के अंदर 11,947 के बनाम सिर्फ 3,244 हुए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर ये इससे भी कम हो जाएंगे। ये भारत के सामान्य अपने जो राज्य हैं इसी प्रकार के क्षेत्र बनेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मित्रों, आज यहाँ पर 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का कॉम्पोडियम, ब्यूरो की प्रतिष्ठित हिंदी पत्रिका पुलिस विज्ञान और उत्तराखंड पुलिस मार्चिंग विद द टाइम्स, इसका भी प्रकाशन हुआ है। मैं उत्तराखंड पुलिस और बीपीआरएनडी दोनों को इन प्रकाशनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बीपीआरएनडी को विकसित करने के लिए विगत 5 साल के अंदर ढेर सारे काम हमारे गृह मंत्रालय ने किए हैं। बीपीआरएनडी के चार्टर में समुद्री सीमा प्रबंधन और सीएपीएफ का क्षमता निर्माण, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, पुलिस की छवि और पुलिस समुदाय इंटरफेस और कई चीजों को जोड़ा गया है। स्वदेशी उपकरणों को विकसित करने के लिए एक अलग वर्टिकल खड़ा किया गया है और इसके लिए शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों, छात्रों और इंडस्ट्रीज के साथ एक सार्थक संवाद खड़ा किया गया है। मैं अभी प्रदर्शनी देखकर गया, मैं हर स्टॉल पर पूछता था कि संपूर्णतया भारत में बना हुआ है। मुझे आपको बताने में आनंद आता है कि 95% ने कहा कि ये हमारा उत्पाद 100% मेड इन इंडिया है। तो आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में जो संसाधन चाहिए, जो साधन चाहिए, उसमें आत्मनिर्भरता की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। ब्यूरो के आधुनिकीकरण प्रभाग के अंतर्गत साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध रोकथाम, ड्रोन फोरेंसिक, साइबर कानूनों की उभरती हुई चुनौतियां, इस पर वेबिनार और कार्यशालाएं आयोजित की है और कई सारे परिवर्तन ब्यूरो के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में किए हैं। मित्रों, अब मैं आपके सामने अमृतकाल की सुबह के अंदर, भोर के अंदर हम देश के आंतरिक सुरक्षा के परिदृश्य के अंदर जो परिवर्तन करना चाहते हैं,
इसके बारे में बात करना चाहता हूं। अभी अभी संसद के सत्र के अंदर भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 3 बिल करे हैं, पेश किए हैं, जो अभी गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी के तत्वाधान में विचाराधीन है। सारी पार्टियों के सांसद इस पर विचार कर रहे हैं। ये तीनों बिल आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट इसको रिप्लेस करेंगे। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट करीब करीब तीनों कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून थे। 1860 के आसपास ये कानूनों को बनाया गया। 1860 से लेकर 2023 तक इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया। एक स्टडी है मित्रों, कोई भी कानून है ये 50 साल के बाद कालबाह्य हो जाता है, क्योंकि समाज जो बदलता है वो कानूनों के अंदर भी परिवर्तन मांगता है। गुनाह का स्केल बदल गया, गुनाह की स्टाइल बदल गई और टेक्निक के उपयोग से भी कई सारे अपराध होने लगे हैं, मगर हमारे कानून जस के तस थे। इसके कारण कोर्टों में केस का बहुत बड़ा जमावड़ा दिखना पड़ता था। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तारीख पर तारीख से बदनाम हो चुकी थी। और मैं आपको कहता हूं कि आने वाले समय में ये 3 कानूनों के पारित होने के बाद तकनीक की जो पृष्ठभूमि गृह विभाग ने इसके पहले 5 साल से बनाकर रखी है, इसके साथ जोड़कर तारीख पे तारीख के जो बहुत बड़ी समस्या है, इसे पूरे देश को निजात देने का काम हमारे ये 3 कानून करेंगे। मित्रों, ये 3 कानूनों में टेररिज्म की व्याख्या और ऑर्गेनाइज क्राइम की व्याख्या की कर हमने देश को सुरक्षित करने का प्रयास किया है। अंतरराज्य गिरोह को इसके लिए कड़े प्रावधान करे हैं। डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन की ऑफिस की कैपेसिटी बिल्डिंग पर हमने बहुत वजन दिया है। फॉरेंसिक साइंस के उपयोग के लिए भी 6 साल से ज्यादा जिसमें अपराध है वो सभी गुनाह के अंदर फॉरेंसिक साइंस के ऑफिसरों की विजिट को कंपलसरी किया गया है। और कन्विक्शन रेट को, दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने के लिए समयबद्ध योजना इसके अंदर की है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि फॉरेंसिक साइंस का उपयोग, सीसीटीएनएस और आईसीजेएस का इंट्रोडक्शन और ये 3 कानून के अंदर टेक्नोलॉजी को कानूनी जामा पहनाने का हमारा प्रयास, ये तीनों मिलकर हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक नए युग में अमृत काल में प्रवेश करेगी, जो समग्र देश के हर नागरिक को सुरक्षा भी प्रदान करेगी और आंतरिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगी। क्योंकि तकनीक के उपयोग के बगैर ये हो ही नहीं सकता। इसके पहले ही हमने टेक्नोलॉजी बेस्ड डेटा बेस ढेर सारा बनाने के लिए प्रयास किया है। आईसीजेएस के तहत देश के 99.9% मतलब 16,733 पुलिस स्टेशनों को कंप्यूटराइज कर सीसीटीएनएस के साथ जोड़ने का काम हो चुका है। ई कोर्ट से 22,000 अदालतों को हमने जोड़ लिया है। ई प्रिजन से 2 करोड़ से ज्यादा कैदियों का डेटा आज हमारे पास उपलब्ध है। ई प्रोसिक्यूशन से लगभग 1 करोड़ से ज्यादा प्रोसिक्यूशन का डेटा हमारे पास उपलब्ध है। और ई फॉरेंसिक के माध्यम से 17 लाख से अधिक फॉरेंसिक डेटा भी हमारे पास उपलब्ध है। नफीस के माध्यम से 90 लाख से ज्यादा फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड हमारे पास है। और आई मोड के माध्यम से यूएपीए के अंतर्गत रजिस्टर सभी के सभी 22,000 मामलों का डेटा उपलब्ध है। निदान के माध्यम से नार्को ऑफेंडर 5 लाख से ज्यादा नार्को ऑफेंडर का डेटा हमारे पास उपलब्ध है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए एनडीएचटीओ लगभग 1 लाख ह्यूमन ट्रैफिकर का डेटा भी हमारे पास उपलब्ध है। क्राइम एक्ट में 14 लाख से अधिक अलर्ट्स का डेटा हमारे पास उपलब्ध है। नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में 28 लाख से अधिक कंप्लेंट्स का डेटा हमारे पास उपलब्ध है। और प्रिजन का भी पूर्णतः कंप्यूटराइजेशन हम करने जा रहे हैं। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मेरे सामने जो युवा अफसर बैठे हैं, जिनको अभी 8 साल, 10 साल, 12 साल काम करना है,
मैं आप सभी लोगों को अपने अपने प्रदेश में जाकर ये डेटाबेस के उपयोग के लिए आपके प्रदेश में एक समवायी तंत्र को खड़ा करिए। नफीस का उपयोग बढ़ाइए, नेटग्रिड का उपयोग बढ़ाइए, सीसीटीएनएस के डेटा में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर कर कुछ अच्छे नतीजे निकालिए, तभी जाकर ये डेटाबेस का उपयोग है। और इसके आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हमने पुख्ता करनी होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि ये 3 कानून के अंदर सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कोर्ट के सामने पेश करना, समन्स, वारंट और प्रिजन से गवाही सभी ऑनलाइन करने की व्यवस्था हमने कानूनी प्रावधानों के तहत की है, जिसके कारण अब कोई देर नहीं कर सकता। परंतु ये सारा तभी जाकर इंप्लीमेंट हो पाएगा जब पूरे देश की पुलिस इसको एक साथ आत्मसात कर कर पुलिस थाने तक ले जाएगी। और इसके लिए ये 49वीं पुलिस साइंस कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मित्रों, डिजिटल पब्लिक गुड्स की सुरक्षा के लिए भी हमने ढेर सारे प्रयास किए हैं और इसके परिणाम भी मिल रहे हैं। और आने वाले दिनों में भारत दुनिया में एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। 10 साल से हम 11 नंबर पर स्थित थे। 2014 से 2023 के 9 साल के अंदर हमारा अर्थतंत्र 11वें नंबर से बढ़कर 5वें नंबर पर पहुंचा है और 2 ही साल में दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी। परंतु उस वक्त हमने हमारे आर्थिक केंद्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी देश भर की पुलिस और देश भर की एजेंसियों ने करनी पड़ेगी। इसलिए हमने इसके लिए देश को तैयार करने पड़ेंगे। जब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है, G20 की बैठक के माध्यम से भारत का बढ़ता हुआ राजनीतिक कद होता है, तब कई सारी चुनौतियां अपने आप हमारे सामने खड़ी होती है। वो चुनौतियों को मुकाबला करने के लिए देश भर की पुलिस ने अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। इस दिशा में मैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी जैसे नए विषयों पर भी हमारे युवा ऑफिसर्स ने काम करना पड़ेगा। मित्रों, मेरा आप सभी से अनुरोध है, काउंटर टेररिज्म के अप्रोच में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से आगे बढ़कर जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटेजी और जीरो टॉलरेंस एक्शन की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि आतंकवाद को इस देश में से मूल समेत उखाड़कर फेंक देने का टाइम आ गया है। अब कभी भी ये देश आतंकवाद को सहन न करे, इस प्रकार का देश भर के पुलिस तंत्र का मूड हमने एक साथ मिलकर बनाना है और इसके लिए हमने ढेर सारा काम किया है। मैं राज्यों की पुलिस से भी बहुत सारी अपेक्षा करता हूं। विभिन्न एजेंसियों के बीच में राज्य पुलिसों ने समन्वय बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ देश भर की पुलिस अपने आप को संबद्ध करे। मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो का स्टडी कर कर अपने यहां भी मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो बनाने की शुरुआत करे। डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन की व्यवस्था को और स्ट्रेंथी करे। बीट को चंडीगढ़ पुलिस का एक स्टडी देख एक सक्सेस स्टोरी देख लीजिए। बीट को हम पुनर्जीवित करें, परेड को नियमित करें और खबरी प्रणाली को भी फिर से एक बार पुनर्जीवित करें। टेक्नोलॉजी पर आधार रखना कोई बुरी बात नहीं है, मगर इंटेलिजेंस का बेसिक नेचर है कि इंटेलिजेंस का एनालिसिस तो मानव दिमाग से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। तो खबरी की प्रणाली को भी हमने पुनर्जीवित करना पड़ेगा। डॉग स्क्वाड, हॉर्स स्क्वाड, ये सब चीजों दकियानुसी लगने लगी है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सबका अपनी अपनी जगह पे एक बहुत महत्वपूर्ण है। तटीय राज्यों के जो पुलिस विभाग से प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, उनको मेरा कहना है कि इनकी ट्रेनिंग के लिए भी एक अलग व्यवस्था हमने करी है, उसको आप जरूर इसका उपयोग आपका राज्य करे। LWE क्षेत्रों में, फॉरवर्ड क्षेत्रों में बेस कैंप
की स्थापना का जो प्रयास चल रहा है, ये वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र राज्यों ने इसमें अपना सहयोग करना चाहिए और एनकोड के मैकेनिज्म को मजबूती देने के लिए जिला स्तर की मीटिंग पर भी नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के लिए मजबूत करना पड़ेगा। राज्य का साइबर सुरक्षा ऑडिट, युवा अफसर इस पर विशेष ध्यान दे और सोशल मीडिया की लगातार मॉनिटरिंग और हमारे यहाँ जो विदेश से वीजा लेकर आते हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी आगे बढ़ना पड़ेगा। विषय ढेर सारे हैं मित्रों, आपके पास 2 दिन है। अभी जो 6 विषय तय करे हैं, मैं आशा करता हूं कि इस पर गहन चिंता होगी, चर्चा होगी और कुछ एक्शनेबल पॉइंट जरूर निकलेंगे जिसके आधार पर भारत का गृह विभाग कोई कार्य योजना बना पाए। और विशेषकर यहाँ जो युवा अफसर है उनको मैं कहना चाहता हूं कि अमृत काल में भारत को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। ये 25 साल भारत के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। ये 25 साल भारत में हर क्षेत्र के अंदर दुनिया में सर्वप्रथम बनाने के 25 साल है। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी 2047 में दुनिया के सारे देशों में सबसे उत्तम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो, इस प्रकार का हम प्रयास करें। यही मेरी आप सबसे अभ्यर्थना है। मोदी जी ने हमारे सामने एक स्वप्न रखा है, स्वप्न को साकार करने के लिए हम सब कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, यही अभ्यर्थना। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ये 2 दिन के सेमिनार के लिए, और आगे जाकर अपने राज्य में जाकर इस स्पिरिट को आप थाने तक पहुंचाएंगे, ऐसी अपेक्षा भी आप लोगों से करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय, आपके शब्द हमारे लिए सदैव प्रेरणादायी रहे हैं और आपके इस मार्गदर्शक संदेश के लिए